Hello everyone and welcome to Civil Staff IS and welcome to Atulya series. Now as you know हमारी society के lectures start हो चुके हैं. We have discussed the day 1 and today is day 2 of our society Atulya series. Now as you know हमने first session में देखा था कौन कौन से आपको टॉपिक्स देखने को मिलते हैं एंड स्पेशली अगर आपने हमारी प्रतिबद्ध सीरीज देखी हो वहां पर हमने यूपीएससी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था. सो दिस इज आवर डे 2 जहां पर अगेन जो इंपॉर्टेंट थीम्स है जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन थीम्स के अकॉर्डिंग हम आज 10 क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आपको यहाँ पर 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे. राइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. पहला क्वेश्चन देखते हैं. डज अर्बनाइजेशन लीड टू वीकनिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडिया? डिस्कस विद एग्जांपल्स. ना देखो जिन भी क्वेश्चंस में डिस्कस विद एग्जांपल्स या एग्जांपल्स कोट करने की बात करी होती है, अगर आप एग्जांपल्स नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स पूरे नहीं आएंगे. सो ऑब्वियस ही बात है जहां पर एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया गया है वहां तो आपको एग्जांपल्स दिखने ही पड़ेंगे. सो क्वेश्चन सिंपल सा है. एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिलती है. यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो क्या हमारे जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं या ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो वीकन हुए हैं, ऐसा है या नहीं है, आपको डिस्कस करना है. राइट, सो इंट्रोडक्शन से आप यहाँ पर थीम देख सकते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं अर्बनाइजेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं. एक तरह से ये मल्टी फैसेटेड फिनोमिना है जहां पर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बन माइग्रेशन, एक्सपेंशन ऑफ सिटीज, ये आपको की फीचर्स देखने को मिलते हैं ना. एक तरफ तो अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लेके आता है, एक्सपोजर देता है, डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है. लेकिन क्या हम एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी से होमोजीनियस सोसाइटी बनते जा रहे हैं, स्पेशली इन द अर्बन एरियाज? टेक द एग्जांपल, आप दिल्ली के किसी भी अर्बन एरिया में जाइए या दिल्ली के या मुंबई के आप किसी अर्बन एरिया में जाइए, आपको कोई फर्क नहीं पता चलेगा. राइट, वाई? बिकॉज अर्बनाइजेशन एक तरह से होमोजेनाइजेशन कर देता है. तो क्वेश्चन यही है कि अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हम अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज को खोते जा रहे हैं. राइट, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेन बॉडी में. सो कास्ट एंड अर्बनाइजेशन, अगर हम कास्ट और अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पर हाँ जो कास्ट बाउंड्रीज हैं, जो कास्ट बैरियर्स हैं वो फेड आउट हुए हैं. तो अर्बन एरियाज में आपको देखने को मिलेगा वो जो कास्ट प्रोमिनेंस आपको देखने को मिलती है वो प्रोमिनेंस नहीं देखने को मिलती है. जो कास्ट बाउंड्रीज हैं, जो कास्ट बैरियर्स हैं वो आपको फेड आउट होते हुए दिखते हैं. राइट, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन इन द नेबरहुड इज लेस रिजिड स्पेशली इन द सिटीज और द अर्बन एरियाज. राइट, और यहाँ पर आपको कॉमन एक्सपोजर की वजह से, मिक्स सोशल एनवायरनमेंट की वजह से आपको कास्ट बाउंड्रीज काफी फेड आउट होते हुए दिखते हैं. एग्जाम्पल कोट करना है ना, एज द स्टेटमेंट हैज सेड यू कि भाई आपको एग्जाम्पल कोट करना ही करना है तो आपको एग्जाम्पल यहाँ पर बताना पड़ेगा. तो आप देख सकते हैं जैसे आईटी हब्स हो गए, बेंगलुरु के हो गए, या कोई भी आपको मेजर सिटीज जैसे हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो वहां पर आपको डाइवर्स वर्कफोर्स देखने को मिलती है जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं एंड नोबडी केयर्स. वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? your employment or your credibility is on the basis of your merit. right, वहां पर कोई कास्ट बैरियर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं. क्लैरिटी है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर. ना फैमिली स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी अ मेजर इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन. तो सोशल स्ट्रक्चर में अगर हम बात करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन में बात करते हैं तो जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो भी आपको एक तरह से चेंज होता हुआ दिख रहा है. जो जॉइंट फैमिलीज थी अब वो न्यूक्लियर फैमिलीज आपको देखने को मिल रही है. वाई? बिकॉज द रिसोर्सेज आर लेस. नाउ एरिया ही बहुत कम होता है तो जॉइंट फैमिलीज रह ही नहीं सकती हैं, इसलिए आपको न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज देखने को मिला है. तो अर्बनाइजेशन की वजह से आपको देखने को मिलता है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज हुआ है. आप एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं जैसे अ कपल मूविंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू मुंबई फॉर वर्क may live apart from the extended family. है ना, जो एक्सटेंडेड किन आपको देखने को मिलता है उनसे वो सेपरेट रहेंगे. सो आप यहाँ पर सेंसस को कोट भी कर सकते हैं. ओवर 60% ऑफ अर्बन हाउसहोल्ड्स आर न्यूक्लियर. नाउ जेंडर रोल्स इन अर्बनाइजेशन. ना यहाँ पर क्योंकि ग्रेटर एजुकेशन आपको देखने को मिली, एम्प्लॉयमेंट देखने को मिली, मोबिलिटी देखने को मिली स्पेशली फॉर वुमेन, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है डुअल इनकम हाउसहोल्ड्स देखने को मिलते हैं. तो वो जो डुअल बर्डन है वो एक रियलिटी है, आज भी रियलिटी है. बहुत सारे ऐसे कपल्स आपको देखने को मिलेंगे जो दोनों ही वर्किंग है लेकिन फिर भी जो होम का काम है, जो होमली वर्क है और जो आउटसाइड वर्क है वो दोनों किसको करने पड़ते हैं? वुमेन को करने पड़ते हैं. तो वो इंक्रीज हुआ है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ वुमेन इन प्रोफेशन लाइक लॉ, टेक, जर्नलिज्म इन दिल्ली और पुणे. राइट, नेक्स्ट रिलीजन एंड कम्युनिटी लाइफ की अगर बात करते हैं
तो आप देख सकते हैं जो अर्बन लाइफस्टाइल्स हैं उन्होंने रिड्यूस किया है कलेक्टिव रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जैसे कम्युनिटी फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, वो जो आपको पहले अपने गांव में या रूरल एरियाज में देखने को मिलते थे वो अब आपको अर्बन सेंटर्स में नहीं देखने को मिलते हैं। एंड इट इज वेरी कॉमन आपको इंटर रिलीजियस फेथ्स, जो इंटर फेथ फ्रेंडशिप्स हैं, मैरिजेस हैं, वो आपको कॉमनली देखने को मिल रही हैं, राइट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मेट्रो सिटीज में आपको मुंबई हो गया, गणेश चतुर्थी की अगर बात करते हैं तो इट इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस रिलीजियस लाइन्स, है ना, तो कोई और रिलीजन का भी है तो वो भी पार्टिसिपेट करता है, तो इसीलिए आपको देखने को मिलता है इट हैज रिड्यूस द कलेक्टिव रिलीजियस प्रैक्टिसेस, राइट। ऐसे ही अगर हम मैरिज नॉर्म्स की बात करते हैं तो जो लव मैरिजेस हैं ना, दे आर बिकमिंग वेरी मोर कॉमन। इंटरकास्ट मैरिजेस आपको देखने को मिल रही हैं, तो इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिजेस अमंग एजुकेटेड प्रोफेशनल इन सिटीज, राइट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यस कि अर्बनाइजेशन ने हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफी तरह से इम्पैक्ट किया है, राइट। सो उसके बाद आप सिंपल सी कंक्लूजन लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अर्बनाइजेशन है वो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है। हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल इरेज हो गए हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज, लेकिन ट्रेडिशनल कल्चर जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटीज एग्जिस्ट करती थी उसमें कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड रीजनल कल्चर इन शेपिंग इंडियाज डाइवर्सिटी। नाउ थीम आपकी है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, सो बेसिकली यहाँ पर डायरेक्टिव आपको दे रखा है एक्सप्लेन, तो यू हैव टू प्रोवाइड अ डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट इट। नाउ एज द क्वेश्चन डिमांड्स, आपको रोल ऑफ लैंग्वेज और रीजनल कल्चर, दो चीजें हैं तो दोनों को एड्रेस करते हुए आपको क्वेश्चन लिखना है। तो किस तरह से जो हमारी लैंग्वेज है वो इंडिया की डाइवर्सिटी को प्रमोट करा है और कैसे रीजनल कल्चर ने हमारी इंडियन डाइवर्सिटी को बचा के रखा है। तो आप देख सकते हैं अगर हम इंडिया की बात करते हैं, एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, नॉट मेयरली जस्ट अ पॉलिटिकल वन। अब कंट्री की जो आइडेंटिटी है वो लिंग्विस्टिक मल्टीप्लिसिटी में आपको देखने को मिलती है, प्लूरलिस्टिक कल्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर हम सेंसस 2011 की बात करते हैं तो इंडिया में आपको अप्रोक्सीमेटली 121 मेजर लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं एंड 19,500 डायलेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एथनिक ग्रुप्स बहुत सारे हैं, रिलीजियस ग्रुप्स, सेक्ट्स बहुत सारे हैं, इवन कल्चर्स जो है वो जो कल्चरल ट्रेडिशंस आपको देखने को मिलते हैं वो वेरिड देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल्ड है, राइट। नाउ क्योंकि आपसे रिलीजन और लैंग्वेज के बारे में पूछा है इसलिए आप हमेशा दो सेक्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हो, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट हम देखते हैं दैट इज लैंग्वेज। सो लैंग्वेज एज अ मार्कर ऑफ आइडेंटिटी एंड इंटीग्रेशन। तो लैंग्वेज क्या है? एक रीजनल प्राइड का आपको सिंबल देखने को मिलता है। जब हम अपने इनिशियल स्टेजेस की बात करते हैं, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 की बात करते हैं, तो वहां पर आपको देखने को मिला था कि जो स्टेट्स हैं उनको लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया गया। अब क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पे उसको रीऑर्गेनाइज किया गया था तो हम ये कह सकते थे उस टाइम हमें डर था कि शायद हमारा देश खंडित हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इंटेग्रिटी बरकरार रही। तो आप देख सकते हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से आपको एक लिंकेज, एक लिंक देखने को मिला बिटवीन लैंग्वेजेस एंड गवर्नेंस। लैंग्वेज मूवमेंट्स भी आपको देखने को मिली, जैसे द्रविड़ मूवमेंट हो गया तमिलनाडु की। ऐसे ही अगर हम मराठी अस्मिता की बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस किसकी वजह से जागी है लोगों में, दैट इज ड्यू टू लैंग्वेज, राइट। तो ये डाइवर्सिटी को एक तरह से प्रपाउंड किया है। मदर टंग्स की अगर बात करते हैं तो उसको ओरल ट्रेडिशंस में प्रिजर्व करके एक बात करी गई है। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको प्रोविजनिंग देखने को मिलती है। मल्टीलिंग्विज्म बेसिकली प्रमोट करता है कोएक्सिस्टेंस को। ऐसे ही अगर हम रीजनल कल्चर की बात करते हैं तो रीजनल कल्चर जैसे आर्ट हो गया, क्विजीन हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कथकली इन केरला, बिहू इन असम, छाओ इन ओडिशा, गरबा इन गुजरात। कलिनरी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, फिश करी जैसे बंगाल में। सो ये रीजनल कल्चर्स एनरिच करते हैं हमारी इंडिया की इंटैंजिबल हेरिटेज को। ना लिटरेचर और आर्ट्स के थ्रू हम एक तरह से प्रिजर्व कर रहे हैं और अपने ट्रेडिशन, लोकल ट्रेडिशन या रीजनल ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करके रख रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस हो गई जैसे संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया आर recognized फॉर their हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी हेरिटेज। ऐसे ही आपको रोल ऑफ एजुकेशन देखने को मिलता है मीडिया और पब्लिक लाइफ में, जिससे कि हम कह सकते हैं एक तरह से हम इस डाइवर्सिटी को एनरिच कर रहे हैं, रादर प्रिजर्व कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी प्रोपगेशन भी हो, राइट। तो उसमें किसका रोल आपको देखने को मिलता है? एजुकेशन का, मीडिया का, और आपको देखने को मिलता है दैट इज पब्लिक लाइफ। तो रीजनल लैंग्वेज मीडिया, जैसे टीवी पे आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में बहुत सारी ऐसे ही न्यूज चैनल्स देखने को मिलते हैं। ऐसे ही हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला डेवलप किया है, जिससे कि हम
एक तरह से कल्चरल डाइवर्सिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। ऐसे ही अगर हम कंट्रीब्यूशन टू नेशनल यूनिटी थ्रू प्लुरैलिटी की बात करते हैं तो एक तरह से आपको कोएग्जिस्टेंस की भावना देखने को मिलती है, एम्पैथी, कंपैशनेट हैं आप दूसरे अपने फेलो इंडियंस के साथ। तो एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं, जैसे भाषा संगम हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपको देखने को मिलते हैं, कुंभ मेला अगर हम बात करते हैं या पुष्कर फेयर की बात करते हैं, तो एक तरह से ये रिलीजियस फेयर्स हैं, लेकिन इन रिलीजियस फेयर्स में आपको एक कोएग्जिस्टेंस की भावना देखने को मिलती है, राइट। सो इंडिया की जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो इनसेपरेबल है लैंग्वेज और रीजनल कल्चर से। अगर ये रीजनल कल्चर्स ना होते तो हम इतने डाइवर्स, इतने प्लूरल ना हो पाते, और ये जो कोएग्जिस्टेंस और टॉलरेंस की भावना आपको देखने को मिलती है, दैट इज ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी ओनली। क्लैरिटी है? अगेन अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बट क्योंकि दो कीवर्ड्स हैं तो दोनों कीवर्ड्स को आपको अलग से एड्रेस करना है, लैंग्वेज को अलग से, रीजनल कल्चर को अलग से, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, जस्ट सेकेंड। हाँ जी, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वेज हैज मॉडर्नाइजेशन इन्फ्लुएंस्ड द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। नाउ अगेन आप कह सकते हैं एक तरह से रिपीटिशन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। तो अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की अगर बात करते हैं, को रिलेटेड है, अर्बनाइजेशन के थ्रू ही आपको मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलती है। सो अगेन मॉडर्नाइजेशन इन व्हाट वेज हैज मॉडर्नाइजेशन इन्फ्लुएंस्ड द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। ना मॉडर्नाइजेशन को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, वो कैसे मार्क किया जाता है, बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंटिफिक टेम्पर, डिजिटलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मार्केट इकोनॉमी, ये इंस्टीट्यूशंस बेसिकली केटर करते हैं मॉडर्नाइजेशन को। नाउ इट हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू मोड्स ऑफ लिविंग, नए मोड्स ऑफ लिविंग आपको देखने को मिलते हैं, कम्युनिकेशन ईजियर हो गई है, डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है। बट आप कह सकते हैं कि अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, यूनिफॉर्मिटी तो आपको देखने को मिलती है, सर्टेन डोमेन्स में यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन आज भी हम एक तरह से प्रिजर्व करके रखे हैं अपने कल्चर। सो मेन बॉडी में आप यही लिख सकते हैं कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, जैसे हिंदी और इंग्लिश आपको देखने को मिलता है, दे हैव इमर्ज्ड एज लिंक लैंग्वेजेस, है ना। तो आपको देखने को मिलता है जो रीजनल डायलेक्ट्स हैं या माइनॉरिटी लैंग्वेजेस हैं, वहां पर आपको डिक्लाइनिंग इंटरजेनरेशनल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। बट धीरे धीरे करके आपको डिजिटल रिवाइवल भी देखने को मिल रहा है। टेक द एग्जांपल ऑफ संस्कृत ना, इसको धीरे धीरे करके रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। इवन रीजनल लैंग्वेज की प्रोटेक्शन की बात करी जा रही है, किस माध्यम से, डिजिटल माध्यम से। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंटरजेनरेशनल डिक्लाइनिंग ट्रेंड तो आपको देखने को मिला, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड के दौरान आपको देखने को मिलता है डिजिटल रिवाइवल भी आपको देखने को मिल रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए जैसे यूट्यूब, स्पॉटिफाई, रीजनल न्यूज एप्स, दे ऑल्सो प्रमोट द रीजनल लैंग्वेजेस। जैसे गूगल का लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी फैक्टर आपको देखने को मिलता है, जो ब्रिज करता है लिंग्विस्टिक बैरियर्स को। ऐसे ही ड्रेस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस की अगर बात करते हैं, नाउ जो मॉडर्न क्लोथिंग है या वेस्टर्न क्लोथिंग है, नाउ इट इज अ नॉर्म, आपको बहुत कॉमनली ये प्रैक्टिस होती हुई दिखती है। लेकिन फिर भी अगर हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं या मैरिजेस की बात करते हैं, वहां पर आज भी जो इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथिंग है वो आपको अपेरेंटली काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है हम अपने ट्रेडिशन को भूल चुके हैं, हम एक तरह से अमालगमेट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है हमारी इंडियन सोसाइटी में, राइट। सो आप देख सकते हैं यूथ इन मेट्रोज वेयर जीन्स एट वर्क बट डोंट साड़ीज और कुर्ता पजामास ड्यूरिंग दिवाली और एनी वेडिंग्स, राइट। सो ऐसे ही स्टैंडर्डाइजेशन की गई है एजुकेशन और सिविक वैल्यूज की, जैसे आपको सीबीएसई, एनसीईआरटी एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। बट समटाइम्स इट लीड्स टू द निग्लेक्ट ऑफ लोकल लैंग्वेजेस। सो लोकल नॉलेज सिस्टम जो है वो एक तरह से इरोड हो रहे हैं, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने इसको केटर करने की कोशिश करी है, जिससे कि हम जो हमारी पुरानी लर्निंग्स हैं या जो हमारी एंशिएंट ट्रेडिशंस चलती आ रही हैं, उन ट्रेडिशंस को हम प्रिजर्व करके रखें। डिजिटल और पॉप कल्चर इंटीग्रेशन आपको देखने को मिल रहा है, जैसे पैन इंडिया एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड हो गया, पैन एंड रीजनल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये एक तरह से होमोजेनाइज कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है। सो एक तरह से आप कह सकते हैं मीम्स, रील्स, वायरल ट्रेंड्स जो हैं वो आपको रीजनल लैंग्वेजेस में भी देखने को मिल रही हैं, राइट। सो ऐसे ही अगर हम इकोनॉमिक और ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, मार्केट कल्चर ये काफी ज्यादा प्रमोट हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मैकडॉनल्ड्स एंड Amazon ऑपरेट अक्रॉस इंडिया, देयर इज आल्सो अ सर्ज ऑफ इंडिजिनस स्टार्टअप्स। सो जो हम ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन को मिक्स करके आजकल वर्ड यूटिलाइज कर रहे हैं विच इज ग्लोबलाइजेशन, वो आपको काफी कॉमनली देखने को मिल रहा है, जिसमें हम लोकल प्रोडक्ट्स को भी एक तरह से प्रॉस्परस सोसाइटीज तक भी पहुंचाना चाहते हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं ब्रांड्स लाइक जयपुर एंड फैब इंडिया मार्केट ट्रेडिशनल हैंडलूम्स एंड मॉडर्न कंज्यूमर्स आल्सो। रेजिस्टेंस, रिवाइवल एंड कल्चरल असर्शन, रिसेंटली आपको देखने को मिला है, आपको रिवाइवल देखने को मिल रहा है ट्राइबल आइडेंटिटी, जो कम्युनिटी स्कूल्स चलाए गए हैं, फोक म्यूजिक का, ट्रेडिशनल डांस का, रीजनल लैंग्वेजेस का,
एंड कास्ट बेस्ड असर्शन मूवमेंट्स भी आपको देखने को मिले। टेक द एग्जांपल ऑफ भील आर्टिस्ट इन मध्य प्रदेश, दे आर गेनिंग इंटरनेशनल प्रोमिनेंस recognition through digital exhibitions, right? So examples आप और भी कोट कर सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो गए, वो 10+ इंडियन लैंग्वेजेस में आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस दे क्रिएट राजस्थानी, कोंकणी या मणिपुरी, दे हैव अ नैक ऑफ डिजिटल रीजनलिज्म, आप एक तरह से कह सकते हैं। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको कास्ट स्ट्रक्चर फिर भी डोमिनेंट देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम यूनिफॉर्मलाइजेशन की तरफ तो मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में काफी डाइवर्सिटी है। जो भी हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं हम उनको आज भी प्रिजर्व करके बैठे हैं, राइट? सो नेक्स्ट यू कैन डू द कंक्लूजन इजीली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डज प्लूरलिज्म सस्टेन इंडियन डेमोक्रेसी? इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स। नाउ अगेन यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि आपको यहाँ पर एग्जांपल्स कोट करने हैं। सो बेसिकली आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उन्होंने पूछा है हाउ डज प्लूरलिज्म सस्टेन इंडियन डेमोक्रेसी। सो एक तरह से आपसे लिंकेज पूछी गई है कि जो हमारी सोसाइटी की प्लूरलिज्म है, जो आपको डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा देखने को मिलती है, वो डाइवर्सिटी कैसे हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को बचा के बैठी है, राइट? सो डेमोक्रेसी और प्लूरलिज्म एक तरह से को रिलेटेड आपको बताने हैं। सो अगेन आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। जो प्लूरलिज्म है वो एक तरह से एक प्रिंसिपल आपको देखने को मिलता है जो एक तरह से को एग्जिस्टेंस रिकग्नाइज करता है मल्टीपल आइडेंटिटीज में, चाहे फिर वो रिलीजियस डाइवर्सिटीज हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे लिंग्विस्टिक हो, चाहे एथनिक हो, वहां पर आपको एक कोलैबोरेशन, को एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज प्लूरलिज्म। नाउ हमारे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इवन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दे रखे हैं। मान लो हम आर्टिकल 25 to 28 की बात करते हैं, वहां पर रिलीजियस फ्रीडम्स दे रखी हैं, तो एक तरह से रिलीजियस को एग्जिस्टेंस की बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही कर रखी है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलती है। ऐसे ही 5th और 6th शेड्यूल ट्राइबल पॉपुलेशन, जो एथनिक कल्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो डिफरेंट वेरिड देखने को मिलते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही उनकी प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलती है 5th और 6th शेड्यूल में। ऐसे ही अगर हम फेडरलिज्म और रीजनल ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो इंडिया के जो क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर है अकोमोडेट्स रीजनल डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की अगर बात करते हैं तो 1956 में हमने किया था, जो हम अलाउ करते हैं कल्चरल आइडेंटिटीज को थ्राइव करने के लिए। जैसे फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना। 6th शेड्यूल की अगर बात करते हैं, अलाउज ट्राइबल काउंसिल्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, राइट? ऐसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको डाइवर्सिटी में मेंटेन करती हुई दिखती है। अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम आपको देखने को मिलता है, जैसे डीएमके हो गया, बीजेडी हो गया, शिवसेना हो गया। तो ये एक तरह से रीजनल डाइवर्सिटीज को प्रमोट करते हैं। ऐसे ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज की बात करते हैं, जो वहां पर हमने एससी, एसटी और विमेन को रिजर्व सीट्स दे रखी हैं, जो कि एक तरह से इंक्लूसिव गवर्नेंस की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसे सोशल प्लूरलिज्म और कल्चरल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, जैसे ईद हो गया, दिवाली, क्रिसमस, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि जो मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल फेस्टिवल्स हैं जो हम इकट्ठे मिलकर मनाते हैं, उससे भी हमारी डेमोक्रेसी को प्रमोशन देखने को मिलती है। ऐसे ही रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन सेफगार्डिंग प्लूरलिज्म, जैसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज आपको देखने को मिलता है, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। सो ये एक तरह से इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। ऐसे ही मीडिया और सिविल सोसाइटीज का भी आपको एक तरह से पिलर्स देखने को मिलते हैं ये प्लूरलिज्म के, और एक तरह से ये प्रमोट करते हैं क्या, इंडियन डेमोक्रेसी को। सो रीजनल मीडिया लैंग्वेजेस जैसे मलयालम, बंगाली, तमिल, मराठी, दे प्रमोट डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन एंड प्रिजर्व लोकल कल्चर्स। और एग्जांपल्स यहाँ पर आप कोट कर सकते हैं, जैसे तिब्बतन रिफ्यूजीज, दे गिवन ऑटोनॉमी इन द सेटलमेंट एरियाज विदाउट थ्रेट टू देयर नेशनल इंटेग्रिटी। ऐसे ही नागालैंड का जो आर्टिकल 371 है, जो जिसमें आपको स्पेशल प्रोविजनिंग देखने को मिलती है। कुंभ मेला की अगर बात करते हैं, दो ये एक हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल है, लेकिन यहाँ पर आपको ग्लोबल पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है। तो अगर ये डाइवर्सिटी ना हो तो आपको डेमोक्रेसी ही खतरे में देखने को मिलेगी। हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन ही क्यों हुई है? दैट इज बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी, दिस बिकॉज ऑफ दिस प्लूरलिज्म। क्लैरिटी है? ठीक है, नेक्स्ट यू कैन कंक्लूड इजीली। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Examine the challenges and opportunities of maintaining diversity in the face of growing nationalism. So आपसे यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब दो पार्ट्स हैं। क्या पूछा गया है? एक चैलेंजेस पूछा गया है और एक अपॉर्चुनिटीज पूछा गया है ऑफ मेंटेनिंग डाइवर्सिटी इन द फेस ऑफ ग्रोइंग रीजनलिज्म। अब रीजनलिज्म का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं, जिसको सन ऑफ द सॉइल थ्योरी कहा जाता है, अगर आपने सोसाइटी के बेसिक्स पढ़े हैं तो आपको जरूर पता होगा सन ऑफ द सॉइल थ्योरी क्या है। तो सन ऑफ द सॉइल थ्योरी एक तरफ से आपको राइज होता हुआ दिख रहा है, तो क्या चैलेंजेस और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, दोनों एस्पेक्ट्स आपको लिखने हैं। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अगर हम इंडिया के नेशनहुड की बात करते हैं, इट वाज बिल्ट ऑन द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
सो धीरे धीरे करके आपको जो रीजनलिज्म है वो एक तरह से असर्ट होता हुआ दिख रहा है। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि पहले हम चैलेंजेस कर लेंगे, फिर अपॉर्चुनिटीज कर लेंगे। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ मेंटेनिंग डाइवर्सिटी अमिड ग्रोइंग नेशनलिज्म? सो जो ये आपको नेशनलिज्म देखने को मिल रहा है उसमें आपको ये जो चैलेंज है, किस तरह से आप डाइवर्सिटी को मेंटेन करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। पहला है राइज इन रिलीजियस एंड कल्चरल पोलराइजेशन। कम्युनल टेंशंस आपको राइज होती हुई दिख रही है। मेजॉरिटी रिलीजनिज्म या मेजॉरिटेरियनिज्म आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे कम्युनल फ्लेयर अप्स आपको लिंक करे जाते हैं रीजनल रिलीजियस सिंबल्स के से, काउ विजिलेंटिज्म से, ऐसी एंटी कन्वर्जन नैरेटिव से। लिंग्विस्टिक डोमिनेंस आपको देखने को मिलती है, स्पेशली जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, केरला एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, रिजेंटमेंट आपको देखने को मिलती है हिंदी को लेके। ऐसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी का काफी ज्यादा विद्रोह किया गया था जहां पर हमने 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात करी थी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये नेशनलिज्म की जो भावना आपको देखने को मिल रही है वो एक तरह से थ्रेट बन सकती है, राइट। ऐसे ही इरोजन ऑफ माइनॉरिटी एंड ट्राइबल राइट्स। सो ऑटोनॉमस गवर्नेंस राइट्स यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे ऑपोजिशन टू सर्टेन रिलीजियस कस्टम्स या पर्सनल लॉज ऑफ माइनॉरिटीज इन द नेम ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो यहाँ पर जो नेशनलिज्म की भावना आपको काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली देखने को मिल रही है वो एक तरह से खतरा बन सकती है हमारी इंडियन डाइवर्सिटी, राइट। ऐसे ही व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर स्ट्रेंथनिंग डाइवर्सिटी थ्रू इंक्लूसिव नेशनलिज्म। तो अगर हम इंक्लूसिव नेशनलिज्म की तरफ मूव करेंगे तो इंक्लूसिव नेशनलिज्म एक तरह से हमारा स्ट्रेंथ भी बन सकता है। कैसे? सबसे पहला है दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू शेयर्ड सिंबल्स। तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हीरोज हैं, हिस्ट्रीज हैं, ट्राइबल, दलित, रीजनल आइकॉन्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो एक तरह से हमारे स्ट्रेंथनिंग पावर भी बन सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, अब बिरसा मुंडा की अगर हम बात करते हैं तो एक ट्राइबल हीरो है, लेकिन आज उनका डे सेलिब्रेट कौन करता है? पूरा इंडिया करता है। तो एक तरह से अगर हम इंक्लूसिव नेशनलिज्म की बात करते हैं तो इंक्लूसिव नेशनलिज्म एक तरह से प्रमोट कर सकता है, स्ट्रेंथन कर सकता है हमारी डाइवर्सिटी को, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कल्चरल रिप्रेजेंटेशन एट नेशनल प्लेटफॉर्म्स, जैसे रिपब्लिक डे परेड हो गया, इंटरनेशनल योगा डे हो गया, तो जो टैब्लोज हैं नागालैंड के, मेघालय के, लद्दाख के, तमिलनाडु, पंजाब, वो एक तरह से फेडरल कल्चरल डाइवर्सिटी हमारी पोर्ट्रे करते हैं। ऐसे डिजिटल डेमोक्रेसी और लैंग्वेज डाइवर्सिटी की अगर बात करते हैं तो नेशनलिस्टिक यूज करा जा रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, ऑफन इनकॉर्पोरेट्स रीजनल लैंग्वेजेस। गवर्नमेंट वेबसाइट्स की अगर बात करते हैं, जैसे स्वच्छ भारत की बात करते हैं, दे आर अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो एक तरह से नेशनलिज्म अगर इंक्लूसिव नेशनलिज्म है तो वो एक तरह से स्ट्रेंथनिंग पावर भी बन सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं नेशनलिज्म एज अ फ्रेमवर्क फॉर यूनिटी इन अ डिजास्टर एंड क्राइसिस, अब कोविड-19 की बात करते हैं तो नेशनलिज्म फोस्टर्ड अ कलेक्टिव स्पिरिट, है ना। कलेक्टिव स्पिरिट आपको देखने को मिलती है जो बेसिकली स्ट्रेंथन कर सकती है हमारे प्लूरलिज्म को, और अगर वो इंक्लूसिव है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अगर हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं वो इंक्लूसिव नेशनलिज्म होना चाहिए, तभी आपको ये काफी ज्यादा स्ट्रेंथन होता हुआ दिखेगा, राइट। सो एग्जाम्पल देख सकते हैं, एकलव्य मॉडल स्कूल्स पद्म अवार्ड्स बेसिकली रिकॉग्नाइज करते हैं फोक आर्टिस्ट को, हीलर्स को या रीजनल कम्युनिटी लीडर्स को। तो एक तरह से ये हमारी स्ट्रेंथन भी करता है डाइवर्सिटी। देन यू कैन कंक्लूड कि जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो एक हर्डल नहीं है, बट ये सोल है हमारे किसका? नेशनलिज्म का। अगर ये इंक्लूसिव रहेगा, अकोमोडेटिव नेशनलिज्म रहेगा और ये ग्राउंडेड रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से, तो आपको कहीं पर भी हमारी यूनिटी भंग होती हुई नहीं दिखेगी, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5 जो कि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड था। ना अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो अब ना आपको क्वेश्चन ना एक तरह से क्रॉस लिंकेजेस देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का कोई क्वेश्चन है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के साथ रीजनलिज्म को मिक्स किया हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहां पर क्रॉस लिंकेजेस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन द रोल ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन एडवांसिंग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। नाउ आपसे विमेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर, क्योंकि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करी है तो आप इनको 3 भागों में सेग्रीगेट कर सकते हैं, विच इज प्री इंडिपेंडेंस, द इंडिपेंडेंस एरा एंड देन यू कैन कवर द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, राइट। और कंटेम्प्रेरी जो आज आपको देखने को मिल रही है विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, वो किस तरह से स्ट्रेंथन कर रही है विमेन एम्पावरमेंट को, वो आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विमेन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया have long been pivotal actors in socio-political transformation. So from challenging regressive social customs जो आज जैसे जेंडर जस्टिस के लिए, लीगल रिफॉर्म्स के लिए, एजुकेशन के लिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए आज भी लड़ रही है, तो हम इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो हिस्टोरिकल रोल इन प्री इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स के साथ ही आपने कोट करना है। तो एक तरह से जो पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस चल रही थी, चाइल्ड मैरिज, विडो टैबूज,
उनको लड़ने के लिए आपको देखने को मिला भारत स्त्री महामंडल, जो कि 1910 में बनाया गया, फाउंडेड बाय सरला देवी चौधरानी। इन्होंने एम्फेसाइज किया एजुकेशन पे और पॉलिटिकल अवेयरनेस पे। ऐसे ही आपको ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस देखने को मिला, जो कि फाउंड किया जाता है 1927 में, और ये पैन इंडिया प्लेटफॉर्म डिमांड करता है विमेन राइट्स को इन एजुकेशन, इनहेरिटेंस एंड मैरिजेस। ऐसे हम लेजिस्लेटिव एडवोकेसी और रिफॉर्म्स की बात करते हैं, विच इज पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तब पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन जैसे हिंदू कोड बिल हो गया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपको देखने को मिला, जो एक तरह से जेंडर जस्टिस की बात कर रहा है। सो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो AIWC है उनकी लीगल एडवोकेसी रही है हिंदू पर्सनल लॉज में, हेल्पिंग सिक्योर विमेन्स इनहेरिटेंस एंड डाइवोर्स राइट्स, राइट। ऐसे ही जब हम कंटेम्प्रेरी आज की बात करते हैं तो पोस्ट निर्भया मूवमेंट जैसे 2012 की अगर बात करते हैं तो वहां पर जस्टिस वर्मा कमेटी बिठाई गई और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आपको देखने को मिला। कैंपेन्स चलाए जाते हैं मैरिटल रेप के अगेंस्ट, एसिड अटैक्स के अगेंस्ट, ऐसे ही साइबर हरासमेंट के अगेंस्ट, और बेबाक कलेक्टिव, ऐसे ही सेफ्टी और अमन नेटवर्क आज भी आपको ऐसे NGOs देखने को मिल रहे हैं जो ये जो मोटिव्स हैं, ये जो मूवमेंट्स हैं, इन्होंने जिन्होंने स्पीयर हेड किया है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और लाइवलीहुड राइट्स की, तो सेवा आपको देखने को मिलता है, बहुत ही फेमस NGO आपको देखने को मिलता है, विच इज सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, विच इज फाउंडेड बाय ईला भट्ट इन 1972। इनका काम ही क्या है, ये सिक्योर करती है लेबर राइट्स को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को, हेल्थ इंश्योरेंस एंड स्किल ट्रेनिंग। तो सेवा ने अब आपको 2 मिलियन मेंबर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि रूरल आर्टिसंस हैं, वेजिटेबल वेंडर्स या बीडी वर्कर्स एक्सेट्रा। ऐसे ही अगर हम लीगल पॉलिसी रिफॉर्म एंगेजमेंट्स की बात करते हैं तो आपको मजलिस लीगल सेंटर देखने को मिलता है मुंबई में, जो प्रोवाइड करता है फ्री लीगल एड टू द सर्वाइवर्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट। ऐसे ही नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन देखने को मिलती है एंड सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, दे आल्सो एडवोकेट फॉर जेंडर बजटिंग, पॉलिटिकल रिजर्वेशन एंड वर्कस्पेस इक्वालिटी। नाउ क्रॉस कटिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको कहां पर देखने को मिलती हैं, जैसे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो रिसेंटली जो बिल पास किया गया है जहां पर 33% रिजर्वेशन किसको दी गई है, विमेन को दी गई है। इंटरसेक्शनैलिटी एंड इंक्लूजन की बात करते हैं, जैसे ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं, नजरिया, संगम, जो बेसिकली प्रमोट करते हैं राइट्स ऑफ क्वीर वुमेन, राइट। तो यहाँ पर इंक्लूसिविटी भी आपको देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, AIWC रन्स ओवर 500 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया प्रोवाइडिंग लिटरेसी एंड हेल्थ केयर। ऐसे ही जगोरी ग्रीमीन वर्क्स की अगर हम बात करते हैं, दे ऑल्सो वर्क विद द रूरल वुमेन इन हिमाचल प्रदेश ऑन डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी, राइट। सो बहुत सारे आप एग्जांपल्स यहाँ पर कोट कर सकते हैं, जैसे विमेन ऑर्गेनाइजेशन, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड जो आज कंटेम्प्रेरी टाइम्स में आपको देखने को मिल रहे हैं, वो आप यहाँ पर आराम से कोट कर सकते हैं। क्लैरिटी है। सो कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर नॉट जस्ट द एजेंट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म, ये क्या है, ये गार्जियंस भी हैं किसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की ना। क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स में आपको देखने को मिलता है जेंडर जस्टिस। तो जेंडर जस्टिस को प्रमोट करने के लिए जो NGOs हैं, ये विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एक तरह से बहुत ही इफेक्टिव रोल निभाते हैं। क्लैरिटी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, हाउ कैन दे बी मैनेज्ड इफेक्टिवली। ना आपसे पूछा गया है, बताइए कि मेजर चैलेंजेस कौन से एग्जिस्ट करते हैं विद पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। ना इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, इट हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री एंड आपको देखने को मिलता है 1.4 बिलियन हो चुके हैं। ये अनरेगुलेटेड ग्रोथ अगर रहेगी तो सस्टेनेबिलिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो चैलेंजेस क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ के, तो सबसे पहला चैलेंज आपको देखने को मिलता है प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा उतना ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलती है स्लम्स की, इनएडिक्वेट सैनिटेशन की, ट्रैफिक कंजेशन की, हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम पे भी एक तरह से वो अनफंडेड रहता है। ऐसे ही एग्जांपल आप देख सकते हैं, इंडिया डॉक्टर पेशेंट रेशियो की अगर बात करते हैं, इट इज फार बिलो व्हाट द WHO स्टैंडर्ड्स आर। बिहार और उत्तर प्रदेश में आपको पॉपुलस स्टेट्स देखने को मिलती हैं, यहाँ पर तो जो पेशेंट डॉक्टर रेशियो है वो काफी ज्यादा नेग्लिजिबल है, मिनिस्क्यूल है, राइट। ऐसे अगर हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की भावना आपको देखने को मिलेगी। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है, क्योंकि रिसोर्सेज उतने नहीं है, उतनी जॉब्स नहीं है, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी। और दूसरी बात अंडर एम्प्लॉयमेंट, जितने आप स्किल्ड हैं उसके अकॉर्डिंग आपको काम नहीं मिलेगा, आपको कोई लोअर काम करना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिल सकती है। डिस्गाइज्ड लेबर आपको देखने को मिलती है, स्पेशली इन द एग्रीकल्चर।
अगर हम CMIE डेटा की बात करते हैं तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज अराउंड 17 to 18%। ऐसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि इट लीड्स टू द डिफॉरेस्टेशन। ऑब्वियस सी बात है, रिसोर्सेज नहीं है तो आप किस तरफ को भागोगे, जंगलों की तरफ को भागोगे और वहां से रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करोगे। तो डिफॉरेस्टेशन, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, वेस्ट मिसमैनेजमेंट, ये आपको कॉमनली इश्यूज डिस्कस होते हुए दिखते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी। दिल्लीज रिकरिंग एयर पोल्यूशन क्राइसिस हर साल आपको देखने को मिलता है, इट इज ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन ओनली। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, फूड एंड वाटर इनसिक्योरिटी आपको देखने को मिल सकती है। अब एग्रीकल्चर आउटपुट की अगर बात करते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर आउटपुट चाहिए, अब उसकी वजह से जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। ऐसे ही सोशल टेंशन और इनइक्वालिटी आपको देखने को मिल सकती है। सो कंपटीशन है लिमिटेड जॉब्स के लिए, तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर कोई सोशल टेंशन या वायलेंस हो सकती। अब स्ट्रैटेजीज क्या है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक तो ये था चैलेंजेस क्या है, उसके बाद स्ट्रैटेजीज किस तरह से हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। तो पहला हमारा है दैट इज फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस। सो जो कम्युनिटी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स, ANMs, ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक तरह से इफेक्टिवली फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप पॉलिसी इंटरवेंशन भी देख सकते हैं, मिशन परिवार विकास 2016 में लाया गया था। ये टारगेट करता है हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट्स को, जिसमें फैमिली प्लानिंग इंटरवेंशंस की बात करी गई है। ऐसे ही एजुकेशन और एम्पावरमेंट कर सकते हो वुमेन की, तो फीमेल लिटरेसी से एक तरह से हम इकोनॉमिक बूम ला सकते हैं। अगर ये जो हाफ हमारे शेयर्ड वर्कर्स हैं अगर वो भी एक तरह से काम करेंगे तो इकोनॉमी हमारी बूस्ट हो सकती है, राइट। ऐसे ही अगर एजुकेशन होगी तो वुमेन की जो मैरिजेबल एज है वो भी एक तरह से इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जो पॉपुलेशन है वो घटेगी। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, केरला अचीव्ड रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी विच इज टोटल फर्टिलिटी रेट दैट इज लेस देन 1.8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज ड्यू टू द एजुकेशन एंड हाई लिटरेसी रेट ओनली। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट इन स्किलिंग एंड जॉब क्रिएशन कर सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर हम स्किलिंग प्रोवाइड करके एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही इम्प्रूव हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी, एनवायरमेंटल प्लानिंग कर सकते हैं, अर्बन और एनवायरमेंटल प्लानिंग कर सकते हैं जिससे कि हम सस्टेनेबल सिटीज की तरफ मूव कर सकें। टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज कर सकते हैं और टारगेटेड इंटरवेंशन कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा को यूटिलाइज करते हैं। सो एग्जाम्पल आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैव सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड स्टरलाइजेशन एंड स्पेसिंग प्रोग्राम्स। नीति आयोग की जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है वो एक तरह से डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि गाइड करी जा सकती है हमारी इंटरवेंशंस, राइट। सो कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इंडिया एक पैराडॉक्स है, एक पोटेंशियल और प्रेशर का पैराडॉक्स। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो आपको इतनी बड़ी लार्ज वर्कफोर्स देखने को मिलती है तो पोटेंशियल है, लेकिन दूसरा क्या है, ये एक तरह से क्या बन सकता है, डिजास्टर भी बन सकता है, ये प्रेशर भी है हमारे रिसोर्सेज के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक हमारी डेवलपमेंट प्लान नहीं होगी, टारगेट ओरिएंटेड नहीं होगी, तब तक ये जो पॉपुलेशन है वो एक डिजास्टर की तरह बन सकती है। क्लैरिटी है? ठीक है जी। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। Poverty is a multi-dimensional in nature. Evaluate this statement in the Indian context. Now, again, a very simple statement. Poverty is a multi-dimensional concept. एक multi-dimensional concept आपको देखने को मिलता है। आपने पढ़ा भी होगा MPI मल्टी-डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सो एक तरह से पॉवर्टी सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं है। पॉवर्टी की अगर बात करते हैं तो उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, आपको बताना है। नाउ poverty is often misunderstood as lack of income alone, but reality में ऐसा नहीं है। It is multifaceted condition of deprivation. अगर हम UNDP की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो वो एक तरह से ये क्राइटेरिया है कि जब आपको साइमल्टेनियस डेफिसिट्स देखने को मिलते हैं मल्टीपल डोमेन्स में, तो जो रियलिटी है वो और भी ज्यादा ग्रेव है, ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, राइट। तो डायमेंशंस की अगर बात करते हैं तो पहला है हेल्थ डेप्रिवेशन। तो आप देख सकते हैं इनएडिक्वेट एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशन, ये भी एक तरह से क्या है, इट इज ऑल्सो पॉवर्टी। हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट आपको देखने को मिलता है। आप यहाँ पर NFHS डेटा को यूटिलाइज कर सकते हो। 35.5% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टंटेड, तो माल नरिश्ड है इंडिया के बच्चे। तो ये एक तरह से क्या है, ये हेल्थ पॉवर्टी है, ठीक है। तो पॉवर्टी सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं है, हेल्थ टर्म्स में, एजुकेशन टर्म्स में, अवेयरनेस टर्म्स में, ये आपको मल्टीफैसेटेड एस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी देखने को मिलता है, राइट। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एजुकेशनल डेप्रिवेशन की,
लो लिटरेसी रेट्स आपको देखने को मिलते हैं, हाई ड्रॉप आउट रेट्स देखने को मिलते हैं स्पेशली इन द रूरल एंड द ट्राइबल एरियाज। तो यहाँ पर आप कोट कर सकते हैं असर रिपोर्ट को, ओनली 20 to 25% ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट्स इन रूरल इंडिया कैन रीड अ क्लास 2 टेक्स्ट। सो एनरोलमेंट तो हो गई, लेकिन क्या क्वालिटी एजुकेशन है? नहीं, दैट इज द इशू। ये एक तरह से आपको क्या देखने को मिलती है? एजुकेशनल पॉवर्टी, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेप्रिवेशन। आपको इनएडिक्वेट हाउसिंग, सैनिटेशन, स्पेशली अगर हम स्लम एरियाज की बात करते हैं तो यहाँ पर आप डेटा कोट कर सकते हैं सेंसस 2011 का, ओनली 46.9% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स हैड एक्सेस टू सैनिटेशन। तो ये अब बढ़ गया है, लेकिन जो अगर हम सेंसस की बात करते हैं तो सेंसस 2011 में यही डेटा, ओवर 177 मिलियन पीपल इन इंडिया आर स्टिल मल्टी डायमेंशनली पुअर। तो ये एमपीआर 2023 का आपको देखने को मिलता है डेटा। एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी। अब वर्किंग पुअर क्या है? जो लोग एम्प्लॉयड तो हैं बट फिर भी दे आर अनएबल टू क्रॉस द पॉवर्टी लाइन। क्यों? प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो काम तो कर रहे हैं, इनको वर्किंग पुअर कहा जा रहा है। तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है, एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी है, वो हमेशा मंडराती हुई आपको यहाँ पर दिखती है। तो यहाँ पर अगेन आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं पीएलएफएस डेटा की अगर बात करते हैं, ओवर 80% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स इज इनफॉर्मल। तो जॉब इनसिक्योरिटी आपको देखने को मिलती है। ऐसी सोशल और कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन आज भी आपको देखने को मिलता है, सो कल्चरल पॉवर्टी कहा जाता है। तो देयर इज लैक ऑफ एक्सेस टू नेटवर्क्स, डिग्निटी एंड पार्टिसिपेशन। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉवर्टी एविडेंस इंसिडेंस इज सिग्निफिकेंटली हायर इन लोअर स्ट्राटा व्हिच इज द वल्नरेबल सेक्शन। एससी एसटी में आपको ज्यादा पॉवर्टी देखने को मिलती है। सो व्हाई इनकम बेस्ड मेट्रिक्स आर इनएडिक्वेट? इनकम अलोन कैनॉट गारंटी इट, है ना। इनकम क्या अलोन गारंटी करती है कि आप एजुकेशन भी ले लोगे, आप हेल्थ केयर भी ले लोगे? तो इसीलिए आपको देखने को मिलता है जो मॉनेटरी पॉवर्टी है, इट इग्नोर्स द सब्जेक्टिव वेलबींग। सब्जेक्टिव वेलबींग को ये इग्नोर कर देती है, राइट। तो पॉलिसी और इंटरवेंशन, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स क्या है? जैसे एमपीआई की अगर बात करते हैं तो इंडिया ने अडॉप्ट किया है एमपीआई फ्रेमवर्क को। नीति आयोग का जो आपको नेशनल एमपीआई डैशबोर्ड देखने को मिलता है, यहाँ पर 12 पैरामीटर्स इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, हाउसिंग, स्कूलिंग, कुकिंग, फ्यूल सबको ऐड किया गया है। तो जब तक हम यहाँ पर एड्रेस नहीं करेंगे, डेटा नहीं लेंगे, तब तक हम उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए नीति आयोग ने अपना एमपीआई इंडेक्स बनाया है। ऐसे ही टारगेटेड सोशल स्कीम्स आपको देखने को मिलती है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, आवास योजना ग्रामीण और अर्बन दोनों के लिए, आयुष्मान भारत चलाया गया है, पोषण अभियान माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए। तो एक तरह से टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स आपको देखने को मिलती है। लोकलाइज्ड और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की आपको देखने को मिलती है, जैसे एसएचजीज हो गए, ग्राम पंचायत हो गए, वहां पर आपको इनकी इंटरवेंशन देखने को मिलती है। सो कंक्लूजन में आप देख सकते हैं जो पॉवर्टी है वो इन इंडिया कैन नॉट बी फुली अंडरस्टूड थ्रू इनकम लेंस अलोन। इनकम लेंस के थ्रू ही नहीं देखना है, ये ओवरलैपिंग, ये वेब है, कॉम्प्लेक्स वेब है, जो ओवरलैपिंग डेप्रिवेशंस आपको देखने को मिलती है। क्लैरिटी है? सो पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, अर्बन फ्लड्स पे क्वेश्चन है ना। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हो तो अर्बन फ्लड्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। अर्बन फ्लड्स एंड ट्रैफिक कंजेशन, अब दोनों चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं, अर्बन फ्लडिंग और ट्रैफिक कंजेशन। ये आर न्यू एज अर्बनाइजेशन चैलेंजेस, ये आज न्यू एज अर्बन चैलेंजेस बन चुके हैं। आपको बताना है सॉल्यूशंस और एग्जाम्पल्स ना। अगर हम यहाँ पर अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो ये जो है एक तरह से ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, दैट इज ट्रू। बट अगर अर्बनाइजेशन प्लान्ड नहीं होगी, सस्टेनेबल नहीं होगी, तो इट कैन रिजल्ट इनटू अ डिजास्टर। कैसे? आज आपको अर्बन सेक्टर्स में बड़े बड़े स्लम्स एरियाज देखने को मिल रहे हैं, प्लस क्योंकि वो मैनेज नहीं है, प्लान्ड नहीं है, उसकी वजह से थोड़ी सी बारिश होती है और वहां पर आपको फ्लडिंग देखने को मिलती है। तो जो इंक्रोचमेंट कर ली गई है किसकी? ऐसे वेल्स की, ऐसे पॉन्ड्स की, ऐसे एरियाज की जो एक्चुअली में अब्जॉर्बर्स बन सकते हैं, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है अर्बन फ्लडिंग प्लस ट्रैफिक कंजेशन आपको कॉमनली प्रैक्टिस होता हुआ दिखता है अर्बन सेक्टर्स में। सो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंक्रोचमेंट है इकोलॉजिकल स्पेसेस में, वो एक तरह से मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हैम्पर कर रहा है। तो अर्बन फ्लड्स और ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए। अब पहले अर्बन फ्लड्स को केटर करते हैं, उसके बाद हम ट्रैफिक कंजेशन ना। अर्बन फ्लड्स के कॉजेस और सॉल्यूशंस को पहले कर लेते हैं। की कॉजेस क्या है? सबसे पहले तो आपने नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनको ही एनक्रोच करते हैं, जैसे लेक्स हो गए, वेटलैंड्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, बेंगलुरुज लेक्स, चेन्नईज
पल्लीकरनई मार्शलैंड्स को इंक्रोच कर लिया, जिसकी वजह से जो नेचुरल अब्जॉर्बर्स थे अब वो नहीं है, जिसकी वजह से आपको अर्बन फ्लड्स देखने को मिलते हैं। पुअर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, अनसाइंटिफिक अर्बन प्लानिंग है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, अर्बन फ्लडिंग देखने को मिल रही है ना। सॉल्यूशंस क्या है, स्पॉन्ज सिटीज कॉन्सेप्ट लाया जाए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सिटीज डिजाइन टू अब्सॉर्ब, स्टोर एंड स्लोली रिलीज स्टॉर्म वाटर। यहाँ पर परमिएबल पेवमेंट्स आप यहाँ पर बना सकते हैं, बायोस वॉल्स बना सकते हैं, रूफटॉप गार्डन्स बना सकते हैं, जिससे कि हम अब्सॉर्बर्स बना पाए, अर्बन फ्लडिंग ना हो। चाइना का एग्जांपल यहाँ पर आप कोट कर सकते हैं, चाइना हैज अडॉप्टेड स्पॉन्ज सिटी मॉडल्स इन 30+ सिटीज। तो ये जो स्मार्ट सिटीज मिशन है, हम स्मार्ट सिटीज मिशन में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। रिवाइवल करना है, प्रोटेक्शन करना है अर्बन वाटर बॉडीज का। जो अर्बन वाटर बॉडीज हैं जैसे वेटलैंड्स हो गए, लेक्स हो गए, उसकी प्रोटेक्शन की जाए। जैसे ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स, दे एक्ट एज नेचुरल फ्लड मिटिगेटर्स। ऐसे ही अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को यूटिलाइज किया जा सकता है। सो अर्बन फ्लडिंग के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जैसे कि BMC's फ्लड वार्निंग सिस्टम इन मुंबई यूजिंग रेनफॉल एंड टाइड डेटा, राइट। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में इसको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं जोनिंग लॉज की, जैसे कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बैन हो जानी चाहिए फ्लड प्रोन एरियाज में। सो ये हमारे सोल्यूशंस हो सकते हैं किसके लिए, अर्बन फ्लड्स के लिए। Next was traffic congestion. Now, traffic congestion is also a major cause, a major challenge in the urbanization process. Now, जब हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रैफिक कंजेशन की, तो पहले इसके कॉजेस पढ़ लेते हैं। Now, obviously बात है, there is a growth of private vehicles, है ना। तो वो प्राइवेट व्हीकल्स की वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि ट्रैफिक कंजेशन है। हर घर में आपको 4-4 आजकल गाड़ियां देखने को मिल रही है। तो ये प्राइवेट व्हीकल्स और 2 व्हीलर्स एक्सप्लोसिव ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिली है। इनएडिक्वेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तभी लोगों को किसकी तरफ मूव करना पड़ता है, प्राइवेट गाड़ियों की तरफ मूव करना पड़ता है। अर्बन स्प्रॉल आपको देखने को मिला है, लैक ऑफ रोड डिसिप्लिन, जिसकी वजह से आपको ट्रैफिक कंजेशन देखने को मिल रहा है। नाउ व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस, मास ट्रांजिट सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, जैसे कि मेट्रो एक्सपेंशन। तो यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हैं दिल्ली का। तो दिल्ली मेट्रो विद ओवर 390 किलोमीटर्स आपको देखने को मिलता है नेटवर्क इनका। इन्होंने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है ट्रैफिक लोड ऑन द आर्टियल रूट्स। ऐसे ही नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट जैसे साइकिलिंग लेन्स बनाई जा सकती हैं, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली फुटपाथ बनाए जा सकते हैं, शेयर्ड मोबिलिटी को प्रमोट किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा सकता है। तो पुणे की जो NMT पॉलिसी है उन्होंने भी सपोर्ट किया है डेडिकेटेड साइकिलिंग ट्रैक्स। स्मार्ट सिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करके ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, हैदराबाद का जो टी हब एरिया है उन्होंने स्मार्ट सिग्नल सिस्टम्स को इंप्लीमेंट किया है। सो एक तरह से जब भी ट्रैफिक टाइम्स होते हैं, ऑफिस आवर्स होते हैं, तो ये जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर्ली कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम्स आप यहाँ पर केटर कर सकते हैं। डिमांड मैनेजमेंट एंड कार रिस्ट्रेन मेजर्स, तो ऑड इवन जो दिल्ली ने चलाया था उसका कारपूल इंसेंटिव्स दे सकते हैं, कंजेशन प्राइसिंग दे सकते हैं। पार्किंग पॉलिसी रिफॉर्म की जरूरत है, इंप्लीमेंट स्मार्ट पार्किंग मीटर्स, स्मार्ट पार्किंग मीटर्स होने चाहिए, प्रमोट पार्क एंड राइड सिस्टम्स, सो एंड सो फोर्थ। तो आप यहाँ पर इनकलकेट कर सकते हैं, राइट। सो जैसे चंडीगढ़ का एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, चंडीगढ़ हैज फोकस ऑन साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन कवर एंड सेक्टर वाइज लैंड यूज प्लानिंग। सो इससे हम ट्रैफिक कंजेशन को एक तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो कंक्लूजन में आप देख सकते हैं जो अर्बन फ्लडिंग है, ट्रैफिक कंजेशन है, दे आर सिम्टम्स, एक तरह से डीपर क्राइसिस के लिए सिम्टम्स हैं। अगर इन सिम्टम्स को हमने जल्दी नहीं पकड़ा तो ये हमारे लिए डिजास्टर प्रूव हो सकते हैं। क्लैरिटी है। Last question for the day. Globalization has impacted Indian society in both empowering and disempowering ways. Critically examine. ना देखिए, जब भी critically examine की बात करते हैं तो वहां पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव तो पूछा ही गया है, लेकिन इट शुड बी एविडेंस बेस्ड। एविडेंस मतलब डेटा या एग्जाम्पल से आपको कोट करना पड़ेगा। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट हैज इंपैक्टेड इंडियन सोसाइटी इन बोथ एम्पावरिंग एंड डिसएम्पावरिंग वे। सो आप ग्लोबलाइजेशन की इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं 1991 की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद आपको LPG रिफॉर्म्स देखने को मिले, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन एक मेजर इकोनॉमिक टूल हमारे इंडिया में आपको देखने को मिला। तो पहले एम्पावरिंग एस्पेक्ट्स पढ़ लेते हैं, तो आपको देखने को मिलता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और अपॉर्चुनिटीज हुई हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स आपको देखने को मिले, BPO IT सेक्टर काफी ज्यादा बूम हुआ है, किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल और कम्युनिकेशन एक्सेस बहुत ईजी हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो रूरल विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर नाउ सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स ऑन मीशो एंड अमेज़न कारीगर। तो ये एक तरह से एक्सपेंशन किसकी वजह से है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है। ऐसे ही अगर हम एक्सपोजर टू ग्लोबल कल्चर और वैल्यूज की बात करते हैं, तो राइज इन पॉपुलैरिटी ऑफ जेंडर न्यूट्रल फैशन, वीगनिज्म,
क्लाइमेट एक्टिविज्म, ये किसकी वजह से है? ये सारा ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, ग्लोबल करिकुला है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर ब्रेन गेन की बात करी है, इट हैज एनकरेज ब्रेन गेन एंड स्किल अपग्रेडेशन स्पेशली इन द अर्बन यूथ। ना डिसएम्पावरिंग एस्पेक्ट्स क्या है ग्लोबलाइजेशन के, उसको हम पढ़ लेते हैं एक बारी। सो आपको डिसएम्पावरिंग देखने को मिलता है, पहला है दैट इज वाइडनिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर आप डेटा कोट कर सकते हैं, जैसे अगर हम वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट की बात करते हैं, टॉप 1% ऑफ इंडियन हाउसहोल्ड्स होल्ड ओवर 22% ऑफ नेशनल इनकम एंड बॉटम 50% शेयर ओनली 13%। तो यहाँ पर आपको एक स्टार्क इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, दैट इज ड्यू टू व्हाट, द ग्लोबलाइजेशन ओनली। तो यहाँ पर एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी आपको देखने को मिलता है। कल्चरल होमोजेनाइजेशन एंड एरोजन ऑफ इंडिजिनस आइडेंटिटी, तो जो फोक ट्रेडिशंस हैं या लोकल लैंग्वेजेस हैं या नेटिव आर्ट फॉर्म्स हैं, वो आपको डिक्लाइन ट्रेंड पे देखने को मिल रहे हैं। सो जो ट्रेडिशनल हैंडलूम वीवर्स हैं वाराणसी में, दे फेस कंपटीशन फ्रॉम द मार्केट, या जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उससे ये कंपटीशन फेस करते हैं। ऐसे ही जो मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज हैं, स्पेशली एससीज एसटीज, वहां पर आपको और भी ज्यादा मार्जिनाइजेशन देखने को मिलती है। तो कमोडिफिकेशन की गई है लैंड और लेबर की, विच हैज ऑफन डिसरिगार्डेड द कस्टमरी राइट्स। तो जो कस्टमरी राइट्स एसटीज के आपको देखने को मिलते हैं, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलती है, दैट इज ड्यू टू अगेन ग्लोबलाइजेशन। ऐसे ही राइज ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड एनवायरमेंट स्ट्रेन, सो वेस्ट, कार्बन एमिशंस, अनसस्टेनेबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन आपको यहाँ पर कॉमनली प्रैक्टिस होती हुई दिखती है। डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है, जैसे अगर हम एनएसएसओ 2019 की बात करते हैं, ओनली 15% ऑफ रूरल फीमेल्स हैड एक्सेस टू इंटरनेट कंपेयर टू 42% इन अर्बन मेल्स। तो यहाँ पर आपको स्टार्क डिफरेंस देखने को मिलता है, डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है। सो एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर और भी कोट कर सकते हैं, जैसे आईटी बूम आपको देखने को मिलता है, बट इट हैज लेड टू रियल एस्टेट इन्फ्लेशन, है ना। ऐसे ही तो क्रॉस कटिंग एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं कि एक तरफ तो काफी ज्यादा राइज हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आपको इसका इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा है। ग्लोबल फूड चेन्स जैसे मैकडोनल्ड्स, इट हैज क्रिएटेड द जॉब्स काफी सारी मिली है, बट यहाँ पर लाइफस्टाइल डिजीज बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। योगा और आयुर्वेद जो है वो ग्लोबल प्रोमिनेंस ली तो है, बट आज भी येट प्रैक्टिशनर्स इन इंडिया ऑफन लैक स्टेट सपोर्ट एंड विजिबिलिटी। तो कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है, इट हैज बीन अ फोर्स मल्टीप्लायर, एक फोर्स मल्टीप्लायर है फॉर इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कल्चरल एक्सचेंज, बट इट हैज आल्सो इंटेंसिफाइड द इनइक्वालिटीज। सो एक कह सकते हैं डबल एज स्वॉर्ड की तरह आपको देखने को मिलता है। क्लैरिटी है? सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस दैट वी हैव प्रैक्टिस्ड फॉर सोसाइटी। नाउ एट द एंड ऑफ द सेशन, एज आई टोल्ड यू, हर सेशन के बाद आपको 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडियाज अर्बन प्लानिंग इज रिएक्टिव रादर दैन एंटीसिपेटरी। सो अगेन जो अर्बन प्लानिंग है वहां पर आपको एक फॉल्ट देखने को मिलता है। इन द लाइट of frequent urban floods, housing crisis and congestion, critically evaluate the effectiveness of current urban governance framework. Second है, globalization has simultaneously deepened democracy and widened disparity in India. Now statement based questions हैं, अच्छे questions हैं, please do attempt it. Discuss with reference to changes in media, education, employment and cultural expression. Grassroots women's collectives have played a silent but significant role in strengthening social capital in rural India. Analyze the role of such collectives in improving governance, financial inclusion, and gender equity. Addressing multidimensional poverty requires convergence, not compartmentalization of policy. Is very important. अच्छी statements हैं, ये statements ज़्यादा आप अपने quotes में भी as a quote, as a introduction भी utilize कर सकते हैं, right? So आप देख सकते हैं, addressing multidimensional poverty requires convergence, not compartmentalization of policies. Examine the statement in the light of India's poverty alleviation programs and the delivery mechanisms. Fifth question, last question. India's demographic dividend is at the crossroads of opportunity and crisis. Examine the policy challenges in converting this dividend into inclusive economic growth. Suggest innovative strategies to prevent a demographic disaster. डेमोग्राफिक डिजास्टर रोकने के लिए आपको यहाँ पर बताना है, राइट। सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस दैट यू कैन प्रैक्टिस। आप इसको ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर भी आ सकते हैं, वहां पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जो फीडबैक है वो भी दिया जाएगा। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।